देखो, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत की अ, दो प्रमुख तकनीकें, एक आनुवंशिक इंजीनियरिंग और एक जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में रोगाणु रहित। ठीक है, यानी एक तरह से आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रक्रम। ठीक है, दो प्रक्रिया या दो तकनीकें। जैव प्रक्रम तकनीक में तो देखो, सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव सुकेंद्रीय कोशिकाओं वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक टीके एंजाइम आदि का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें परंपरागत संकरण की विधि, जो कि पौधे एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश प्रदान होता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जीन क्लोनिंग, जीन स्थानांतरण, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन याद कर लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा नीट में 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए निर्माण कौन सा प्लाज्म करता है, कौन करता है, ऐसा करके। तो प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफिमुरियम प्लाज्म करता है। ठीक है, और बहुत बार आया नीट में ये क्वेश्चन भी कि स्टेनले कोहेन हार्वर्ड बोहर ने 1975 में प्लाज्मिड से किस खंड को काट कर पृथक किया, डीएनए खंड को। ठीक है, या वैसे आ सकता क्वेश्चन, डीएनए के टुकड़े को पृथक तंत्र वैज्ञानिक कौन किया था, स्टेनले कोहेन और हार्वर्ड बोहर। ठीक है, देखो आणविक कैंची जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन आया कि आणविक कैंची को क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम बोलते हैं। यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया। और एक विशिष्ट जगह यानी कि एक स्पेसिफिक जगह से ही काटा जाएगा उसे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी। देखो, डीएनए और एक संवाहक को मतलब कौन सा एंजाइम जोड़ता है, लाइगेज। आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण कौन से, एक है वांछित जीन युक्त डीएनए को पहचानना, और दूसरा है चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, तीसरा है स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना और उसकी संतति में स्थानांतरित करना। यानी कि वांछित डीएनए युक्त डीएनए की पहचान करो पहले तो, फिर उस जो चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, जो कि वांछित जीन युक्त जो डीएनए की पहचान करी ना, उसको चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, उस डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित करना है, फिर उस स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना और उसकी संतति में स्थानांतरित करना। ये है, तो पहले पहचान करो, फिर उसे स्थानांतरित करो और फिर उसे सुरक्षित रखो उसमें। इसके बाद ये प्रोसेस चलती रहती है इसी। प्रतिबंधन एंजाइम 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो इकोलाई में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, इसमें देखो 2 कंडीशन होती है, तो मैथिल समूह को तो ये जोड़ता है, ठीक है, डीएनए को काटता है। ठीक है, और ये नीट में अभी आया क्वेश्चन 2023-24 में आया शायद। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हिंद सेकंड, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड को विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आया था कि उस प्रतिबंधन एंजाइम का नाम बताइए जो 5 वर्ष बाद पृथक करके पहचाना गया। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज हिंद सेकंड, या फिर हिंद सेकंड के नाम ऑप्शन में हिंद सेकंड था। ठीक है, जो कि सही था। तो और इसमें कितने क्षार अनुक्रम पाए जाते हैं, 6 क्षार अनुक्रम पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिंद सेकंड के अलावा देखो फिलहाल 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणु के 200 से 230 से अधिक प्रभेदों को पृथक किया जा चुका है। देखो, जो नामकरण की पद्धति है, आपने जीव जगत चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो कि पहला शब्द है वंश का, दूसरा जाति संकेत पद है, और तीसरा भी मतलब एक जाति है, दूसरा तीसरा चौथा जितने भी हैं बाद के शब्द हैं जाति संकेत पद है।
और मेनली आपको ये याद रखना है कि पहला शब्द वंश का, दूसरा जाति संख्या का। जैसे ई को आर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें जो ई फोर, इसमें जो आर है जो कि प्रभेद का नाम है, ठीक है। नीट में भी आया क्वेश्चन, 2-3 बार आया है कि इसमें ई को आर फर्स्ट है, यानी कि एस्चरिचर कोलाई, मतलब आर क्या है, आर किस चीज़ को व्यक्त करता है, आर प्रभेद को व्यक्त करता है, ठीक है। और इसमें दो तरह के प्रतिबंधन एंजाइम, एक तो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, एंडो यानी कि अंदर, ठीक है, यानी कि डीएनए के अंदर से पृथक करता है ना। और एक है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो यानी कि बाहर, ऐसे बोलते हैं ना एक्सटर्नल, है ना। तो ऐसी एक्सो न्यूक्लियस ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे बोलते हैं ना कि इंटरनल, ऐसे इसको एंडो, एंडो यानी कि इंटरनल एक तरह से, एक्सो यानी कि एक्सटर्नल। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक्सो यानी कि बाहर, बाहर या कि बाहर यानी कि सिरे। देखो सिरा होता है तो वो बाहर ही तो होता है, ऐसा तो नहीं अंदर होगा। तो एक्सो न्यूक्लियस यानी कि बाहरी सिरे से डीएनए पृथक, बाहरी से डीएनए के बाहरी सिरे से पृथक किया जाता है एक्सोन्यूक्लियस में। एंडोन्यूक्लियस में डीएनए के अंदर से पृथक किया जाता है। देखो पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो कि शर्करा फास्फेट को विशिष्ट केंद्रों पर काटता है, यानी कि एक तरह से विशिष्ट स्थल से ही अलग पृथक किया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं से ही काट दें। ऐसे देखो समभाग प्लस भारी डीएनए जो कि लाइगेज से जुड़ करके पुनर्युग्मित डीएनए का निर्माण करता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉलिंड्रोमिक को अच्छे समझने के लिए इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे मलयालम, ठीक है। तो मतलब ये कि आप आगे से पढ़ लो या पीछे से पढ़ लो, दोनों तरफ से समान शब्द बनेंगे आपको, ठीक है। और देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 1-2 बार नहीं भाई, कम से कम 8-10 बार। तो एक तरह से ये कि हर साल सही आता है, एवरी ईयर सही आता है, एक आध ईयर में नहीं आया होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो GAATTC याद रखना है, ठीक है। 5' to 3' और 3' to 5'। GAATTC और CTTAAG, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे भी देख लो, वो ये डीएनए प्लस संभाग को लाइगेज से जोड़ने पर तो पुनर्युग्मित डीएनए प्राप्त होता है। और इसमें रूपांतरण से जो कोशिका विभाजित होती है कोलाई में, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है चित्र। देखो चित्र भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं चित्रों को। देख, जो भी चित्र है सबको इग्नोर इग्नोर मत करना, एक या दो चित्र आते हैं नीट में, ठीक है। इसके अलावा जो डायग्राम होते हैं ना, सॉरी वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बॉक्स में बंद होते हैं ना, जो भी कुछ भी लिखा होता है बॉक्स के अंदर, वो याद रखने हैं, मेनली बायो में, ठीक है। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि डीएनए खंडों को पृथक्करण की विधि है। और एक है अपना एग्रोजेल जो कि समुद्री घास यानी सी बीड्स, यानी एक तरह से प्राकृतिक बहुलक है, कृत्रिम नहीं है, ये कैसा बहुलक है, प्राकृतिक। जो डीएनए खंडों को एग्रोजेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग किया जाता है। जो एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डीएनए खंड को पृथक करता है। और ये एग्रोजेल जो कि कैसा बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। छलनी प्रभाव डीएनए खंडों को एक विशिष्ट आकार के अकॉर्डिंग ही पृथक करेगा, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा काट दें, ऐसा नहीं, बराबर आकार का काटा जाएगा और पृथक किया जाएगा। अब एक ही तो इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरण से अनावृत करते हैं, ठीक है, डीएनए को। तो वह कि यूवी रेज की प्रेजेंटेशन में चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई नहीं दी, ये पराबैंगनी प्रकाश यानी कि यूवी रेज की अनुपस्थिति में, ठीक है, ही चमकीली नारंगी पट्टी दिखाई देंगी। और ये भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है, कम से कम 5 से ज़्यादा बार आया होगा।
और चालन में है कि डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एग्रो जेल से काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसे चालन कहते हैं। अब है क्लोनिंग संभाग। क्लोनिंग संभाग में क्या, प्लाज्मिड जीवाणु भोजन को ही लेते हैं मेनली। तो एक चीज़ में ध्यान रखना कि कुछ प्लाज्मिडों की जो प्रति कोशिका केवल 1 या 2, जबकि दूसरों में 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। ऐसा नहीं कि 1 या 2 मिले, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 15 से 100 तक भी मिल सकती है। ठीक है। संभाग में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषता है। एक तो ओरी स्थल का होना चाहिए। ओरी यानी कि प्रतिकृति, जहाँ डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यानी डीएनए की कॉपी बनती है, उसे प्रतिकृति यानी का उत्पत्ति या संगम क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उद्गम क्षेत्र। ठीक है। और वर्णयोग चिन्हक यानी एक तरह से अरूपांतरण की पहचान करते हैं और उन्हें समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और रूपांतरण की वृद्धि होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है वर्णयोग चिन्हक एम्पिसिलिन है, क्लोरोरेफनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है। ठीक है, जो इकोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग चिन्हक माने जाते हैं ये। ठीक है, याद रखना, बार बार आते हैं क्वेश्चन ये, स्टार लगा रखे, अंडरलाइन कर रखे, सारी चीज़ याद रखना। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में यदि पुनर्योगज की वृद्धि कराएंगे तो हो जाएगी, और टेट्रासाइक्लिन की उपस्थिति में कराएंगे तो नहीं होगी। और एक ये भी चीज़ ध्यान रखना कि निवेशी निष्क्रियता में कि वर्णक उत्पाद पदार्थ की उपस्थिति में जो नीले रंग की निवेयी होती है। देखो, मेन चीज़ है कि संसर्गिका की उपस्थिति परिणाम स्वरूप बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निवेशी निष्कर्षण होता है, बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है। देखो, इसमें हालांकि बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर मैं प्रीव्यू में बताना चाहता हूँ कि देखो, 2 कंडीशन याद रखो, संसर्गिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति। देखो, उपस्थिति में संसर्गिका की उपस्थिति है तो रंगहीन कॉलोनी प्राप्त होगी। ठीक है, और संसर्गिका की अनुपस्थिति में रंगीन यानी कि नीले रंग की कॉलोनी प्राप्त होगी। ये है। देखो, पौधे और जंतुओं में 2 प्रकार के संभाग हैं, मतलब अलग अलग है। मतलब अब ऐसे मेनली तो ये है कि द्विबीजपत्रियों के लिए, वैसे बाकी अदर पौधों के लिए भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिंग एफिशिएंसी होता है। ठीक है, संभाग के रूप में। और जंतु कोशिका में पश्च विषाणु रेट्रोवायरस, ये संभाग है, यानी कि पौधों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, जंतुओं में पश्च विषाणु। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो कि द्विबीजपत्री पौधों में रोगजनक का कार्य करता है, और जंतु कोशिका में जो रेट्रोवायरस जो कैंसर कोशिका में मेनली मतलब रूपांतरित होता है। एक दो बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का टी.आई. प्लाज्मिड क्लोनिंग संभाग के रूप में अब रूपांतर कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं। यानी एक तरह से इसमें यह पूछा गया है कि नीट में जो क्वेश्चन आया कि टी आई का मतलब फुल फॉर्म क्या है, ऐसा करके ये याद रखें। इसके अलावा देखो, सक्षम परपोषी अद्वितीय पुनर्योग डीएनए के साथ रूपांतरण। तो मेनली जो डीएनए जल रागी यानी कि हाइड्रोफिलिक अणु है, जो कोशिका झिल्ली से गुजरता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कोशिका झिल्ली से डीएनए खंड को मतलब पार करने के लिए बोलते हैं कि एक झिल्ली, एक बैरियर होता है, उसे आर पार जाने के लिए क्या करना होता है ऐसा। तो ऐसे ही ये है कि इसमें डीएनए खंड डीएनए खंड है जो कि जल रागी है, हाइड्रोफिलिक है। तो एक तरह से जल में यह विलय नहीं है, एक तरह से जल में होकर नहीं जा सकता, या कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। तो इसमें
जो जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूरी आवश्यक है। तो जो जीवाणु की जो झिल्ली है ना, तो उसमें देखो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है भाई, ये जल विरागी, जल रागी, विरागी रागी की बात है। तो मतलब इसको जीवाणु कोशिका में प्रवेश कैसे कराएं? सबसे पहले बर्फ़ पर रखेंगे इसे, फिर इसके बाद 42 डिग्री ताप प्रभाव, ठीक है, फिर उसके बाद बर्फ़ पर रखिए, फिर पुनर्योगज डीएनए जीवाणु प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये यानी कि एक कोशिका झिल्ली में प्रवेश नहीं करता है ना, तो उसके लिए 3 स्टेप करने पड़ते हैं। पहला बर्फ़ पे रखेंगे, फिर ताप पे रखेंगे, ताप कितनी, 42 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद में फिर से अगेन बर्फ़ पे रखेंगे, फिर जीवाणु, सॉरी, फिर पुनर्योगी डीएनए किसमें प्रवेश कर जाता है, जीवाणु में। अब देखो पौधे और जंतुओं में दो विधि हैं, ठीक है, डीएनए को यानी कि प्रवेश कराने के लिए, ठीक है। एक पौधे में है जीनगन, जंतुओं में सूक्ष्म क्षेपण, ये भी नीट में बहुत बार क्वेश्चन है। देखो जीवों में जो मेनली तो अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है अकॉर्डिंग टू इस चैप्टर, ठीक है, बाकी डीएनए में होता है, ठीक है, अधिकांश जीवों में डीएनए। देखो डीएनए दूसरे वृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिड के साथ मूर्छित हो सके, यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु तक। देखो मेनली आप याद रखना कि लाइसोजाइम के लिए तो जीवाणु, लाइसोजाइम जीवाणु, सेलुलोज, सेलुलोज यानी पादप कोशिका, काइटिन यानी कवक, ठीक है। मेन चीज़ है कोशिका भित्ति जो निर्मित है ना जीवाणुओं के सेलुल लाइसोजाइम से, ठीक है, और पादप कोशिका की सेलुलोज से निर्मित होती है, कवक की काइटिनेज से निर्मित होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था नीट में कि अंतोदगत व द्रुत शीतलन एथेनॉल बनाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। मतलब ये कि डीएनए को पृथक्करण करने की या डीएनए को अवक्षेपित करने की कौन सी विधि है, अंतोदगत व द्रुत शीतलन एथेनॉल द्वारा, ठीक है। एथेनॉल मेथनॉल में ध्यान रखना कि मेथनॉल भी आ सकता है ऑप्शन पर, एथेनॉल ध्यान रखना। ऐसा है क्वेश्चन कि अंतोदगत व द्रुत शीतलन एथेनॉल बनाने से मतलब क्या अवक्षेपित होता है, ऐसा भी आ सकता है। तो क्या अवक्षेपित होता है, डीएनए होता है, सबको पता है। तो पीसीआर में दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको मेनली, तो जो कि एक है ताप स्थायी जो जीवाणु है ना, वो याद रखना, एग्रोबैक, सॉरी, थर्मा एक्वाटिक्स, ठीक है, थर्मस एक्वाटिक्स, थर्मो एक्वाटिक्स, थर्मस एक्वेटिक्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसकी, याद रखना है ये। मतलब है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ताप वो नहीं है इसको ज़रूरत, इसको मैक्सिमम ताप पे भी काम करता है, ठीक है। कि और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि जो इसका जो क्रम है ना पीसीआर का, सबसे पहले निष्क्रियकरण, फिर उसके बाद तापानुशीलन, फिर प्रसार। ये नीट में 5-6 बार आ चुका है कम से कम, याद रखना है ये क्रम। देखो मेन जो जैव प्रौद्योगिकी का जो मेन उद्देश्य क्या है, वांछित प्रोटीन का उत्पादन, ये इम्पोर्टेंट है भाई। अपन जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपन को यही नहीं पता कि क्या उद्देश्य है इसका। तो मेन उद्देश्य प्रोटीन का उत्पादन करना, ठीक है। अब देखो बायोरिएक्टर है और एक है ब्लोडित वो जो बायोरिएक्टर, ठीक है, और एक मतलब एक नॉर्मल होता है, देखो मैं बताऊँ, जो अपन जैसे कम उत्पादन करते हैं, एक कम उत्पादन करते हैं और एक ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो कम उत्पादन तो प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है, ठीक है, परंतु अधिक उत्पादन के लिए
ब्लोडित होज बायोरिएक्टर, जिसमें संवर्धन आयतन की मात्रा कितनी है, 100 से 1000 लीटर तक ले सकते हैं। और नॉर्मल अपन करेंगे तो एक्सपेरिमेंट है ना, या उत्पादन जो कि प्रयोगशाला से भी कर सकते हैं, उससे इतना बेनिफिट नहीं है। और इसमें याद भी रख लेना, ब्लोडित होज बायोरिएक्टर में कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ऐसे ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रक, झाग को नियंत्रित करने वाला तंत्र, ताप नियंत्रक तंत्र, पीएच नियंत्रक तंत्र, प्रतिचयन प्रदाय लगा होता है, जिससे समूह में थोड़ी मात्रा सम्मिश्रण को निकाली जाती है। यानी एक तो ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, एक झाग नियंत्रण तंत्र, एक तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र, ये याद रखना, ठीक है। और एक अनुप्रवाह संसाधन में एक ही लाइन इम्पोर्टेंट है, ये नीट में 2-3 बार आ चुकी है। अनुप्रवाह संसाधन में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण में जो उत्पाद समान बनते हैं या फिर अलग अलग, समान नहीं बनते, अलग अलग बनते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आया कि इसमें कौन कौन सी विधि है अनुप्रवाह संसाधन में, पृथक्करण और शोधन है, ये दोनों याद रखना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, चैप्टर हो गया क्लोज।